हेलो एवरीवन। बस अभी स्टार्ट कर रहे हैं, लिंक मैं शेयर कर दूं। हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है? सबसे पहले तो बताइए, ऑडियो वीडियो क्लियर है? तो कल का पेपर रह गया था, आधा पेपर डिस्कस कर लिया था, आधा अपन आज कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? अच्छा, जो अपने से पहले से कनेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, वो इस चीज को जानते हैं कि हम लोग सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं पढ़ते, जीके के भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ते हैं। जो भी रटने वाला पोर्शन है सब क्लास में याद हो जाएगा, परेशान नहीं होना है। पापू जी शुभ संध्या। ऑलराइट, गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, बाकी लोग जुड़ जाएं, फिर अपन स्टार्ट कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स और ये जो अभी रिसेंट में जो भी एग्जाम होता जा रहा है, सारे पेपर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक डायरेक्शन आपको यहाँ से मिलेगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जा रहे हैं, उस पे एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस डायरेक्शन में अपने को आगे बढ़ना है। क्योंकि जीके में तो आप कितना भी कर लें कम है, एक वास्ट टॉपिक है, ठीक है? कोई भी 100% गारंटी नहीं ले सकता कि सारे क्वेश्चन हम आपके एग्जाम में फंसेंगे, ठीक है? बट फिर भी अभी रिसेंटली में एसआई का क्वेश्चन आया था, तो जो हमारा स्टडी मटेरियल था उसमें मोर देन 50%, ठीक है, मोर देन 50% क्वेश्चन हमारे आ गए थे, तो इस बात की काफी खुशी है। इवन जो जीके बूस्टर का हमने पोर्शन चलाया था, तो उस जीके बूस्टर के पोर्शन से आपका करीब 25 क्वेश्चंस, ठीक है, 100 में से 25 क्वेश्चंस आना एक बड़ी बात है। चलिए फिर, नमस्ते, शुभ संध्या, स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 75 तक हमने कर लिया था, लार्जेस्ट स्पोर्ट्स स्टेडियम तक। आज हम क्वेश्चन नंबर 76 से करेंगे। विच वाज द फर्स्ट लॉन्च्ड मैन्ड स्पेसक्राफ्ट? फर्स्ट लॉन्च्ड मैन्ड स्पेसक्राफ्ट कौन सा था इनमें से? करेक्ट आंसर आपको बताना है। ये आरओ का, आरओ। स्पुतनिक 1 यूएसएसआर। इसमें मैंड पूछ रहा है, ठीक है? मैंड, मैंड का बोले तो इसमें कोई इंसान गया होगा, ठीक है? पहला ऐसा एयरक्राफ्ट बताना है जिसमें कोई इंसान भी गया था। फर्स्ट लॉन्च मैंड स्पेसक्राफ्ट। स्पुतनिक 1 नहीं है, करेक्ट आंसर है आपका वॉस्टॉक 1, ठीक है? कौन सा गया था? वॉस्टॉक 1। देखिए, 1990s के टाइम में या उससे पहला का जो टाइम है, आप मान के चलिए इधर यूएसएसआर
और यूएसए, इनके बीच में एक राइवलरी चलती थी स्पेस को लेकर। तो स्पेस में एंटर करने वाला पहला जो था कंट्री यूएसएसआर था, तो वहीं पर चांद पे पहुंचने वाला पहला कंट्री बन गया यूएसए। तो ये दोनों की आपस में पहले से राइवलरी रही, ठीक है। तो यूएसएसआर लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट मैन्ड स्पेसक्राफ्ट वॉस्टोक, कब लॉन्च किया था? 1961। इसके पायलट का भी नाम याद रखिएगा, यूरी गैगरिन उसके पायलट थे, ठीक है। बाकी कैसे क्या स्पेसक्राफ्ट बना था वो सब इतनी जरूरत नहीं है, ठीक है। उसी के बाद जब ये यूएसएसआर ने अपना पहला मैन्ड स्पेसक्राफ्ट स्पेस में भेजा, तो 1961 में जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी उस टाइम थे, तो उन्होंने यूएसए का गोल भी ये रख दिया कि हम, वो लोग चले गए चांद स्पेस में, तो हम जाएंगे चांद पे, ठीक है। तो एक रेस शुरू हो गई स्पेस की इन यूएसए एंड यूएसएसआर। तो जो अपोलो प्रोग्राम चलता है यूएसए का, उसमें वो पहला पर्सन भेजते हैं चांद पे, ठीक है। तो ये पूरी कहानी थी आपका वॉस्टॉक 1 की। ताशी रिले जुमगे सोरा जी। ऑलराइट, तो इसमें एक्चुअली क्वेश्चन ही इतना बढ़िया था, कई लोग स्पुतनिक लगा के आए होंगे, ठीक है। बट करेक्ट आंसर इज वॉस्टॉक 1। क्वेश्चन नंबर 77 पे आ जाइए। द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स टुक प्लेस इन विच कंट्री? यूएसएसए, ग्रीस, जर्मनी, इटली। द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स टुक प्लेस इन विच कंट्री? यूएसए, ग्रीस, जर्मनी या इटली, बताइए। हाँ जी, हाँ, तो पहले ओलंपिक्स जो हुए थे वो हुए थे एथेंस, और एथेंस इज द कैपिटल ऑफ ग्रीस, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज बी, पहले ओलंपिक्स हुए थे आपका एथेंस ग्रीस में। अच्छा, किस ईयर में हुए थे पहले ओलंपिक गेम्स? किस ईयर में हुए थे? ईयर बता सकते हैं? ईयर। हाँ जी, ईयर कौन सा होगा? ईयर बताइए। फर्स्ट ओलंपिक गेम्स आपका किस ईयर में हुए हैं? तो हुए थे 1896, ठीक है। 1896 एंड 96। डेट, डेट क्या थी? डेट 1920 नहीं भैया, 1896। डेट भी बताइए। हाँ जी, तो पहले ओलंपिक्स हो रहे हैं आपका ग्रीस में, ईयर थी 1896, डेट थी 6 अप्रैल, ठीक है। 6 अप्रैल 1896। तो अगर वो जगह पूछ सकता है तो नो डाउट आपसे डेट भी पूछ सकता है, ठीक है। तो सिर्फ जो लोकेशन याद नहीं रखनी, डेट भी ध्यान रखना। अब इसी तरह से अगर अगली बार ये क्वेश्चन आ गया तो आपसे बन जाएगा। तो यही फायदा होता है प्रीवियस ईयर के पेपर्स वगैरह लगाने का, क्योंकि जनरली ये किसी किताब में आपको पढ़ाया नहीं जाएगा, ये जनरल नॉलेज की चीजें हैं। अब इसके लिए आप अलग से जीके की किताब खरीदो तो इतनी मोटी सी किताब है, कब किसमें से क्या फंसे क्या पता। तो उससे बेटर तरीका है आप करंट अफेयर्स पढ़िए, आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स लगाइए, तो ये आपका डाइवर्सिटी क्रिएट करते हैं, अलग अलग टॉपिक से आपको कनेक्ट करा देंगे। आप सिर्फ एक टॉपिक से कनेक्ट नहीं रहेंगे, एक डाइवर्स टॉपिक से कनेक्ट करके आपको देंगे। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 78। वैसे 78 क्यों पूछा पता नहीं, वैसे ये लॉ का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 78, द स्पाउसल प्रिविलेज लॉ फॉल्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग? जो लोग ये पेपर अटेम्प्ट कर चुके हैं उन्होंने तो आंसर देख लिया होगा। ओलंपिक स्टार्ट हुआ था 6 अप्रैल 1896 को। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 78 डिस्कस कर रहे हैं। द स्पाउसल प्रिविलेज लॉ फॉल्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग? रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट, रॉलेट एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट। वैसे तो लॉ का क्वेश्चन है, ये पूछना नहीं चाहिए था, लेकिन वही चीज है, कुछ भी पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन, लेकिन वहां एग्जाम में करने लायक नहीं था, छोड़ने लायक था। बट अब हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं तो सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो इसको भी डिस्कस करेंगे।
ताकि अगली बार इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो अब तो आप कर ले जाएं। 78 का आंसर डी। पाप्पू जी ने आंसर दिया डी, बाकी लोग कोई दिक्कत नहीं। करेक्ट आंसर आपका वैसे इंडियन एविडेंस एक्ट है। ये स्पाउसल प्रिविलेज लॉ है क्या? ये एक्चुअली इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 122 है। कुछ प्रिविलेज लॉज आपको दिए जाते हैं। प्रिविलेज लॉज आपको क्या दिए जाते हैं? जैसे प्रिविलेज कम्युनिकेशन क्या होता है, सबसे पहले तो समझिए प्रिविलेज कम्युनिकेशन क्या है। ये उस तरह का इंफॉर्मेशन है, ठीक है। प्रिविलेज कम्युनिकेशन क्या है? ये उस तरह का इंफॉर्मेशन है जो कोर्ट में एडमिट नहीं हो सकता है फॉर एज एन एविडेंस, ठीक है। एक इस तरह का कम्युनिकेशन जो कोर्ट में एडमिट नहीं हो सकता है एज एविडेंस, ठीक है। पहली चीज तो ये हो गई। तो तीन तरह के ये बताते हैं प्रिविलेज कम्युनिकेशन होते हैं। एक स्पाउसल प्रिविलेज होते हैं, एक अटॉर्नी क्लाइंट प्रिविलेज होता है, एक स्टेट प्रिविलेज होता है, ठीक है। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? स्पाउसल प्रिविलेज। अब इसमें बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है, ठीक है, डीप में नहीं जाना है। तो स्पाउसल प्रिविलेज की बात है सेक्शन 122 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। तो स्पाउसल प्रिविलेज क्या कहता है? नो पर्सन हु इज और हैज बीन मैरिड shall be compelled to disclose any communication made to him during marriage by any person to whom he is or has been married, nor shall he be permitted to disclose any such communication unless the person who made it or his representative in interest consents, except in suits between married persons or proceedings in which one married person is prosecuted for any crime against the other। मतलब कहने वाली बात है, मैरिज के दौरान होने वाली बातचीत को आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते और वो एज एन एविडेंस काम नहीं कर सकती। मतलब स्पाउसेस के बीच की जो बातें हैं वो एज एन एविडेंस काम नहीं करेंगी इन द इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट बताता है कि क्या क्या चीजें एज एन एविडेंस काम करेंगी, क्या क्या नहीं करेंगी। तो स्पाउसेस के बीच में जो कम्युनिकेशन है, मतलब हस्बैंड वाइफ वाली जो कम्युनिकेशन है, वो एज एन एविडेंस काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो बेसिक सा मतलब इतना ही है, वो वही अपने काम का है, बाकी ये अपने मतलब का क्वेश्चन है नहीं, ये कुछ ज्यादा ही लॉ के मतलब का क्वेश्चन है, ठीक है। तो 78 का डी हो गया, इसमें ज्यादा ध्यान नहीं दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 79। व्हेन वाज द पॉक्सो एक्ट एनफोर्स? पॉक्सो कब से लगा था, ये बताइए। पॉक्सो एक्ट आपका कब से लगा है? थोड़ा सा ध्यान करके आंसर दीजिए। 2012 भी लगता है आंसर, 2013 भी लगता है, थोड़ा सा ध्यान से आंसर दीजिए। पॉक्सो की फुल फॉर्म भी बता दीजिए। पॉक्सो की फुल फॉर्म इन्फोर्स हुआ था, करेक्ट आंसर इज ए, 2012। अब मेरे को बताइए इसकी फुल फॉर्म पॉक्सो की। पॉक्सो तो न्यूज में बना रहता है। पॉक्सो कानून आपका कब से लग रहा है? 2012 से लग रहा है। ये कहता है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, ठीक है। ये हो गया आपका पॉक्सो। वॉल्यूम इज लो। अच्छा, बाकी लोगों को भी लो लो आ रहा है क्या? ठीक है, मैं थोड़ा सा तेज बोल दूंगा। हाँ जी, चलिए। प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, ये आपका पॉक्सो एक्ट 2012। तो फुल फॉर्म भी आती रहती है, ठीक है, ऐसा नहीं कि फुल फॉर्म ना पूछे, फुल फॉर्म भी पूछता रहता है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 80 पे आइए। फॉर हाउ मेनी डेज वाज द बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र फॉट? ये हिंदू माइथोलॉजी से क्वेश्चन उठा के उन्होंने दिया है। कुरुक्षेत्र का जो मतलब बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र, वो महाभारत वाली बात कर रहा है। तो जो महाभारत का युद्ध था वो कितने दिन चला था? आसान सवाल है, अगर महाभारत आपने पढ़ी होगी तो आप इजीली इसको आंसर कर पाएंगे। ऑलराइट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा मैं तेज बोल दूंगा।
फॉर हाउ मेनी डेज वाज द बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र फॉट? बताइए। हाँ जी, 18 दिन, 21 दिन, 34 डेज या 7 डेज? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? फॉर हाउ मेनी डेज वाज द बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र फॉट? करेक्ट आंसर इज भैया 18 दिन, ठीक है। 18 डेज चला था आपका कुरुक्षेत्र का बैटल। क्वेश्चन नंबर 81 पे आते हैं। हु वाज द लास्ट मुगल रूलर ऑफ इंडिया? ये क्वेश्चन कई लोग जल्दबाजी में गलत भी करके आते हैं, ठीक है। जल्दबाजी में फिल्म में नहीं बताया कितना दिन। हाँ तो देखो एग्जामिनर ज्यादा तेज है, एग्जामिनर जानता है कि फिल्म में दिन नहीं बताया, बाकी सब बताया है। तो उसने डायरेक्ट से कुछ नहीं पूछा, डायरेक्ट दिन वो पूछे कितने दिन चला था। ये होते हैं स्मार्ट क्वेश्चंस। खैर अब आपको पता चल गया, अब कभी भी ये क्वेश्चन आएगा तो नहीं फंसना चाहिए। हु वाज द लास्ट मुगल रूलर ऑफ इंडिया? ये क्वेश्चन कई लोग गलत करते हैं, तो आप लोग इस पे ध्यान से आंसर देंगे। BSG 2, बहादुर शाह जफर 2। कई लोग देखो इन्होंने भी, जिसका भी पेपर है उन्होंने भी जल्दबाजी में औरंगजेब लगा दिया, जबकि औरंगजेब के बाद फिर एक बहादुर शाह जफर आए थे। फिर ये कहानी चलती रही। औरंगजेब के बाद से जो मुगल्स आए थे उन्हें लेटर मुगल्स कहते हैं, क्योंकि वो पावरफुल नहीं थे, वीक थे। तो जो सबसे लास्ट पावरफुल, जो सबसे लास्ट रूलर थे वो थे आपका बहादुर शाह। अगर ऐसे पूछ ले लास्ट पावरफुल मुगल रूलर तो आप औरंगजेब कहेंगे, बट आपसे वो पूछ रहा है लास्ट मुगल रूलर तो आप कहेंगे बहादुर शाह जफर 2। 1857 के रिवोल्ट के बाद इनको अरेस्ट करके एग्जाइल कर दिया था, मतलब इंडिया से बाहर भेज दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, हु इन्वेंटेड फुलक्रम? हाँ जी, बहादुर शाह दो आए हैं, ठीक है। बहादुर शाह जफर औरंगजेब के बेटे थे, और जो लास्ट मुगल रूलर थे वो थे आपके बहादुर शाह जफर 2, ठीक है। अब आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 82, हु इन्वेंटेड फुलक्रम? बताइए। बताइए, हु इन्वेंटेड फुलक्रम? आर्किमिडीज, आइंस्टाइन, न्यूटन या हर्ट्ज? देखिए करेक्ट आंसर इज आर्किमिडीज। ये काम किसका था? आर्किमिडीज का था। फुलक्रम क्या होता है? फुलक्रम समझाने के लिए मैंने एक इमेज आपके लिए ऐड कर रखी, ये देखिए। जैसे ये है, यहाँ पर मतलब जब आपका जैसे यहाँ पर लोड आप यहाँ पर लगा रहे हैं, ठीक है। लोड आप इस वो सॉरी फोर्स आप इस जगह पर लगा रहे हैं, बट आपका जो फोर्स का एप्लीकेशन है, यानी फोर्स से जो पड़ने वाला असर है वो दूसरी जगह हो रहा है। तो फुलक्रम क्या करता है? ये काम कौन कर रहा है? ये काम कर रहा है फुलक्रम। ये किसकी वजह से हो रहा है? फुलक्रम। तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? फुलक्रम पॉइंट। तो फुलक्रम एक एप्लीकेशन है, फुलक्रम एक मैकेनिज्म है जिसकी वजह से फोर्स आपका कहीं लगता है और उसका जो रिजल्ट है वो आपको कहीं और देखने को मिलता है, ठीक है। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स आपका ये रहा, बट जो इसका कॉन्सिक्वेंस है, इसका जो रिजल्ट है वो इस लाइन पे मिलेगा। वरना जनरली क्या होता है, आपने इधर फोर्स लगाया, ये इसी लाइन में सीधे बढ़ता जाएगा। तो अगर फोर्स कहीं, लोड और एप्लीकेशन कहीं, तो वो किसकी वजह से हो रहा है? वो हो रहा है आपका फुलक्रम की वजह से। इसका एक और एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, जैसे कई बार क्या होता है बोर्ड में, मान लीजिए कील आपने ठोकी, फिर आपने देखा कील गलत लग गई, अब मेरे को कील वापस निकालनी है, तो ये उसी का एग्जाम्पल है। तो ये देखो, ये आपका हैमर है, ठीक है। तो हैमर के लिए ये फुलक्रम पॉइंट हो गया। अब आप लोड कहाँ लगाओगे? लोड ऐसे लगाओगे, हैमर को ऐसे घुमाओगे। अब आप इधर से लोड लगा रहे हो, एफर्ट लगा रहे हो, ठीक है। और जबकि उसका असर कहाँ हो रहा है? यहाँ हो रहा है। ये पॉइंट आपका यहाँ से बाहर निकलेगा। तो कहीं पे लोड, कहीं पे उसका असर। तो ये सारा किसकी वजह से होता है? ये सब होता है फुलक्रम की वजह से। इसी को फुलक्रम पॉइंट कहते हैं। तो ये वाला जो मैकेनिज्म था, जो फुलक्रम का मैकेनिज्म था, ये किसने डिस्कवर किया? ये आपका डिस्कवर किया आर्किमिडीज, ठीक है। तो सोचो कितना होशियार इंसान था आपका आर्किमिडीज। आज हम लोग जो चीजें कॉमन कॉमन भाषा में कर जाते हैं, ये सारा आपका किसने करा था? आर्किमिडीज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो आप। 83, जरावाज आर द इंडिजीनियस पीपल ऑफ विच पार्ट ऑफ इंडिया?
हाँ जी, हाँ बचपन में फुल क्रम पढ़ाया जाता है, बड़े होते होते हम भूल जाते हैं। हाँ जी, बताइए, Jarawas are the indigenous people of which part of India? बहुत बढ़िया। हाँ जी, जरावास जो ट्राइब है वो आपका किससे बिलोंग करते हैं? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से, ठीक है, उसमें भी प्रिसाइजली अंडमान से बिलोंग करती हैं जरावा ट्राइब। अच्छा, जरावा ट्राइब किस क्लैन को बिलोंग करते हैं, किस एथनिसिटी को? दो है ना आपका, एक है मोंगोलॉइड, एक है नेग्रिटो। जरावा किसको बिलोंग करते हैं, मोंगोलॉइड या नेग्रिटो? हाँ जी, बताइए, मोंगोलॉइड या नेग्रिटो? हाँ जी, बढ़िया, नेग्रिटो, ठीक है, जरावास बिलोंग्स टू नेग्रिटो, ठीक है। तो जरावा ट्राइब आपका किसको बिलोंग करती है? अंडमान को। तो करेक्ट आंसर तो डी होना था। चलिए फिर कभी हम एक क्लास ऐसा भी रख लेंगे जिसमें हम ट्राइब्स डिस्कस करेंगे, ठीक है, ट्राइब्स को भी पढ़ना जरूरी है, इस पे भी कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। क्रायोजेनिक इंजन्स फाइंड एप्लीकेशंस इन, बताइए क्रायोजेनिक इंजन की एप्लीकेशन आपको कहाँ देखने को मिलेगी? क्रायोजेनिक इंजन्स फाइंड एप्लीकेशंस इन, रॉकेट टेक्नोलॉजी, फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर, सबमरीन प्रोपल्शन, रिसर्च इन सुपर कंडक्टिविटी, बताइए। ये तो मेरे ख्याल से बहुत कॉमन सी चीज है। अब ये चीज जरूरी नहीं आपने इसके लिए पूरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ा। अगर करंट अफेयर्स आपने पढ़ा है तो इसरो वगैरह के जो रॉकेट जाते रहते हैं उसमें हम पढ़ते रहते हैं कि क्रायोजेनिक इंजन यूज होते हैं। तो क्रायोजेनिक इंजन में हम क्या यूज करते हैं? क्रायोजेनिक फ्यूल यूज करते हैं। क्रायोजेनिक फ्यूल की खास बात क्या होती है? क्रायोजेनिक का मतलब है उसको आप बहुत कम टेम्परेचर पे ले गए। तो क्रायोजेनिक फ्यूल क्या होता है? बहुत लो टेम्परेचर पे रहता है, ऐसे -100 डिग्री सेंटीग्रेड इस तरह से। फिर उस लो टेम्परेचर से जब इसको इग्नाइट करते हैं तो ये एफिशिएंट ज्यादा होता है, ठीक है। इसको कैसे रखा जाता है? जनरली लो टेम्परेचर पे रखा जाता है, और जब इसको इग्नाइट किया जाता है तो ये बहुत एफिशिएंट परफॉर्मेंस देता है कंपेयर टू अदर सॉलिड फ्यूल ऑफ द सेम वेट का सॉलिड फ्यूल लेंगे तो इतना थ्रस्ट सॉलिड फ्यूल नहीं दे पाएगा जितना ये क्रायोजेनिक फ्यूल देता है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या यूज करते हैं? क्रायोजेनिक फ्यूल यूज करते हैं रॉकेट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन कह सकते हैं। द ब्रोकन हिल्स फेमस फॉर जिंक एंड लेड आर लोकेटेड इन, हाँ जी, लिक्विड रॉकेट इंजन्स में अलग अलग स्टेजेस पे आपका इग्निशन होता है, सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है ना, फिर एक लास्ट में क्रायोजेनिक भी होता है। नेक्स्ट आपको बताना है ब्रोकन हिल्स फेमस फॉर जिंक एंड लेड आर लोकेटेड इन, ब्रोकन हिल्स आपको कहाँ मिलेगा? हाँ जी, ब्रोकन हिल्स आपको कहाँ मिलेगा? ब्रोकन हिल्स मिलेगा आपको ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। ब्रोकन हिल्स आर फेमस इन ऑस्ट्रेलिया। इसी तरह से जर्मनी में एक आपको बहुत फेमस फॉरेस्ट मिलते हैं, ब्लैक फॉरेस्ट, ठीक है।
ये ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन्स हैं, ठीक है। ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन्स आपको कहाँ मिलेंगे? जर्मनी में मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इन इंडिया हैज द हाईएस्ट वाटर सैलिनिटी? देखिए जनरली हम लोग क्या याद करते हैं? हम लोग याद करते हैं लार्जेस्ट लेक, लार्जेस्ट लेक। अब इसने क्या पूछ लिया? लार्जेस्ट लेक नहीं पूछा, इसने क्या पूछा? लेक विद द हाईएस्ट वाटर सैलिनिटी। यहाँ थोड़ा सा मामला उल्टा हो गया। तो इसीलिए हमेशा ये नहीं कि एक ही ट्रेन के क्वेश्चन करने, थोड़ा सा अगर साइड में भी नॉलेज मिल रही तो उसको लेते जाना। हाईएस्ट वाटर सैलिनिटी का मतलब है, अगर लार्जेस्ट पूछता नो डाउट चिलिका था, लेकिन हाईएस्ट वाटर सैलिनिटी, सैलिनिटी का मतलब खारापन या कितना पानी सलाइन है, या कह लीजिए कितना परसेंट उसमें नमक है, कितना परसेंट उसके नमक में। जैसे वो आते हैं ना कोलगेट वाले, पूछते हैं क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, तो वो लोग क्या करते हैं अलग अलग लेक में जाते हैं, वहां का नमक चेक करते हैं। तो कितना परसेंट नमक है वो डिपेंड, उससे आपका नहीं मिलेगा हाईएस्ट वाटर सैलिनिटी। तो जितना परसेंटेज ऑफ सॉल्ट जिस लेक में ज्यादा होगा उसकी सैलिनिटी उतनी ज्यादा होगी। अब जैसे दल हो गया, वूलर हो गया, ये तो कश्मीर में हमें पता है ये सलाइन नहीं है, तो ये दो तो काट दो। बचे सांबर और चिलिका। सांबर लार्जेस्ट लेक है बट सैलिनिटी उसकी ज्यादा नहीं है कंपेयर टू सांबर। सांबर की सबसे ज्यादा सैलिनिटी है, तो करेक्ट आंसर इज सांबर। आपको लोकेशन बतानी है, सांबर लेक कहाँ पर लोकेटेड है। बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने लोकेशन भी दे रखी है। तो सांबर लेक इज लोकेटेड इन राजस्थान। दल और वूलर इन जम्मू कश्मीर, चिलिका इन उड़ीसा। चिलिका पे क्वेश्चन आते रहते हैं, आम बात है, तो याद करके जाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87, द मोस्ट अबंडेंट मेटल फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। देखिए क्वेश्चन कई बार आ चुका है, कई बार रिपीट हो चुका, हमने भी कई बार इसको डिस्कस किया है, क्विजेज में भी इसको डिस्कस किया है, पहले भी कई बार प्रीवियस ईयर में आया है, इस बार फिर दिख गया, ठीक है। तो द मोस्ट अबंडेंट मेटल फाउंड इन अर्थ क्रस्ट इज, ये अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसका आंसर बताइए क्या होगा? एल्यूमिनियम। देखिए हम क्या पढ़ते हैं, जैसे ये जहां पर अपना प्लांट वगैरह लगा है ना, ये अपनी अर्थ है, ये सरफेस है, सरफेस के नीचे जो लेयर है वो क्या है? क्रस्ट। उसके नीचे है मेंटल, उसके नीचे है आपका, ठीक है। तो अपन पढ़ते हैं सियाल, सीमा, निफे। सियाल बोले तो सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, निकल और आयरन। तो यहाँ पर क्रस्ट में पूछ रहा है, तो क्रस्ट में सबसे ज्यादा क्या मिलेगा? सियाल। सियाल बोले तो सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। बट ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन में कहीं भी सिलिकॉन नहीं है, ठीक है। सियाल मतलब सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, बट सिलिकॉन कहीं नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? एल्यूमिनियम। सेम यही ऑप्शंस के साथ ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ, ठीक है। तो 87 का आंसर इज सी। ये कई बार आ चुका है, ये गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब भी ये क्वेश्चन आए ये गलत करके नहीं आना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88, what was the name of the forest where Lord Ram, Lakshman and goddess Sita stayed during exile? मतलब जब वो वनवास पे गए थे तो वनवास पे वो कहाँ रहे थे, किस जंगल में रहे थे, जंगल का नाम बताना। देखो ये क्वेश्चन आते हैं, मतलब वनवास क्यों गए, कैसे गए, क्या रीजन था, वो नहीं पूछ रहे हैं उन्हें, मतलब किससे, उन्हें मतलब ये जंगल का नाम बताओ, किस जंगल में गए थे, बताइए। अब रामायण में मेरे ख्याल से जंगल का नाम तो बताया ही होगा। बहुत बढ़िया। अरावली ना भाई, अरावली नहीं था, उसका नाम था दंडाकरण्य जंगल, ठीक है। दंडाकरण्य जंगल, ये जंगल का नाम था। 14 ईयर्स का वनवास था, उसी के बाद जब वो लौटे थे तब दिवाली मनाई जाती है, ठीक है। ये कहानी तो आई होप सबको पता ही होगी। फिल्म में नहीं बताया? अरे बाप रे, तो कैसी फ्लॉप फिल्म थी, कुछ भी नहीं बताया, ये तो बताना चाहिए था। जंगल का नाम तो एटलीस्ट डिस्कस होना ही चाहिए था। ऑलराइट छोड़िए। अब देखो पॉलिटी से डायरेक्ट फंडामेंटल राइट पे क्वेश्चन उठ के आ गया है, डायरेक्ट फंडामेंटल राइट का सीधा क्वेश्चन उठ के आ गया है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स? कौन से वाले आर्टिकल्स को कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स कहते हैं?
बताइए। तो सिंपल सादा सा क्वेश्चन है, ये बनना चाहिए। और लोग भी आंसर दीजिए, इसमें ज्यादा लोगों के आंसर आने चाहिए। ये आसान क्वेश्चन था, इससे ये तो आपसे बनना ही चाहिए। ये तो किसी भी हाल में फ्लॉप नहीं होना चाहिए। हाँ जी। तो करेक्ट आंसर इज 29 एंड 30। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है? आर्टिकल 29 एंड 30। आर्टिकल 14 से 18 हमें पता राइट टू इक्वालिटी है। 19 से 22 राइट टू फ्रीडम। 23 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। 25 से 28 ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन के आर्टिकल हैं। तो इसके बाद जो 29 30 हैं वो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स भी कहे जाते हैं, या फिर कह लीजिए माइनॉरिटी राइट्स। माइनॉरिटी किस बेसिस पे? दो बेसिस पे, रिलीजन और लैंग्वेज। इन दो बेसिस पे जो माइनॉरिटीज हैं उनके लिए अधिकार, क्या अधिकार है? कि वो अपना खुद का ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं और उनको रन कर सकते हैं, और सरकार उनके लिए प्रोविजंस बनाएगी। ये सब बातें आपका 29 एंड 30 में कवर होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वाज सेट अप इन 1948 50 51 50। बताइए। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वाज सेट अप इन 1948 50 51 52। ये क्वेश्चन बनना चाहिए, आसान है। करेक्ट आंसर इज 1952 एनडीसी। तो एनडीसी बनाने का पर्पस क्या था हमारा? तो देखो भैया, एनडीसी बनाने का सीधा पर्पस ये था कि इंडिया में जो प्लानिंग सिस्टम है इसे इम्प्रूव करना। ठीक है, तो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का प्रपोजल था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अगस्त 1952। उसके बाद हमने क्या बनाया? एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। मतलब वही डेवलपमेंट से रिलेटेड काम करना, उसको एग्जीक्यूट करवाना। ठीक है, तो ये काम किसका था? एनडीसी का। एनडीसी में आपका कौन कौन था? जैसे एनडीसी का बेसिकली मतलब था कि प्राइम मिनिस्टर और स्टेट के चीफ मिनिस्टर सबका एक कोऑर्डिनेशन के साथ काम चले, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स मिलके काम करें। तो इसमें क्या क्या होते हैं? एक तो अपना पीएम साहब होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, सीएम होते हैं, यूटीज के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, और नीति आयोग के मेंबर। ठीक है, तो ये 5 लोगों में कंप्राइज करती है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। पीएम होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, सीएम होते हैं, यूटीज के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, और नीति आयोग के मेंबर्स होते हैं। पहले प्लानिंग कमीशन के होते थे, अब किसके होते हैं? अब होते हैं आपका नीति आयोग के। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा रिगार्डिंग नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। चलिए वापस आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। जैसे एनडीसी हमने डिस्कस कर लिया, कब बना? अगस्त 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इंडियाज फर्स्ट एम्प्यूटी क्लिनिक हैज बीन लॉन्च्ड इन विच सिटी? क्वेश्चन नंबर 91। India's first amputee clinic has been launched in which city? बताइए, India's first amputee clinic has been launched in which city? एम्प्यूटी का मतलब क्या होता है? एम्प्यूटी का मतलब क्या होता है? हाँ जी, करेक्ट आंसर तो चंडीगढ़ है। ये हमारे करंट अफेयर्स में था, ये अपन करंट अफेयर्स में एक बार डिस्कस कर चुके हैं। एम्प्यूटी का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कई बार क्या होता है, किसी के हाथ में इन्फेक्शन हो गया है ना, ये मान लीजिए किसी का हाथ है, मान लीजिए ऐसा है, तो उसके हाथ को इतना पोर्शन काटना पड़ता है,
तो जो काटने वाली प्रोसेस है उसी को क्या कहते हैं, एम्प्यूट करना। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, एम्प्यूट करना। तो अगर किसी का मान लीजिए इन्फेक्शन था, हाथ काटा गया, उसको एम्प्यूट करा गया है, तो ऐसे पर्सन की जो साइकोलॉजिकल स्थिति होती है, मानसिक स्थिति, वो बहुत ही खतरनाक होती है। अब वो उस चीज को हो सकता है बहुत नेगेटिव लेके डिप्रेशन में भी जा सकता है। तो ऐसे लोगों को कंसोल करना पड़ता है, रिहैबिलिट करना पड़ता है। ठीक है, ऐसे लोग जिनके साथ इस तरह की दुर्घटना हुई है, जिनको एम्प्यूट करना पड़ा है, हैंडीकेप करना पड़ा है, तो उनको एक रिहैबिलिटेशन की कई बार जरूरत पड़ती है। तो उनको रिहैबिलिट करने के लिए ही इंडिया की पहली एम्प्यूटी क्लिनिक बनाई गई। ठीक है, और वो कहाँ बनाई गई है, वो बनाई गई है आपका चंडीगढ़ में। ठीक है, ध्यान रखिएगा कहाँ बनी है, चंडीगढ़ में बनी है। एक बार चीजें आपको समझ में आ जाए, उनका पर्पस समझ में आ जाए, तो जल्दी याद हो जाता है। अब जैसे अगर आपको सिर्फ इतना ही याद करना हो कि एम्प्यूटी क्लिनिक कहाँ बनी, अब हमें पता ही नहीं है एम्प्यूटी क्लिनिक है कहाँ, तो कोई पर्पस भी नहीं है याद करने का, कोई मतलब भी नहीं है याद करने का। तो करंट अफेयर्स अगर पूछ रहा है तो इसका मतलब उनको समझना भी चाहिए कि वो पूछना क्यों चाह रहा है, ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। अगर आपको यही नहीं पता एम्प्यूटी क्लिनिक का मतलब क्या है, तो फिर कोई फायदा ही नहीं डिस्कस करने का। ठीक है, तो इसीलिए करंट अफेयर्स को थोड़ा सा अगर समझ के पढ़ेंगे तो आसान है, अदरवाइज हैवान है फिर करंट अफेयर्स। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 92 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू डुरांड कप? फील्ड हॉकी, शो जंपिंग, हॉर्स रेसिंग, फुटबॉल, बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू डुरांड कप? फील्ड हॉकी, शो जंपिंग, हॉर्स रेसिंग, फुटबॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू डुरांड कप? ये तो मेरे ख्याल से सब लोग बता देंगे, सबके बाएं हाथ रखिएगा, ये आंसर बताना, इट इज फुटबॉल। ऑलराइट, चलिए इसमें ज्यादा टाइम न देते हुए क्वेश्चन नंबर 93 पे आइए। सेंसेक्स का जो गिरना होता है वो किस पे डिपेंड करता है, कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी या मॉनेटरी पॉलिसी, या दोनों? ठीक है, सेंसेक्स में जो फ्लक्चुएशन होता है उसके लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है, बताइए। थोड़ा सा सोच समझ के बताइए। इसको थोड़ा सा सोच समझ के आंसर दीजिएगा, ठीक है। जी हाँ जी, बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी। तो पहले पॉइंट की बात करते हैं, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। तो उससे पहले समझ लेते हैं सेंसेक्स है क्या। देखिए, सेंसेक्स इज रिलेटेड विद शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में होता है क्या है, जैसे कोई कंपनी है, अपना कुछ परसेंट शेयर बेचना चाहती है, ठीक है, और कुछ लोग हैं उस शेयर को खरीदना चाहते हैं। तो इन लोगों के लिए एक प्लेस बना दी गई जिसको कहते हैं शेयर मार्केट, जहां पर जो कंपनीज अपना शेयर बेचना चाहती है और जो लोग शेयर खरीदना चाहते हैं वो एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, मतलब एक डिमांड और सप्लाई दोनों इकट्ठा होके क्या बना देते हैं, एक मार्केट बना देते हैं। तो ये मार्केट किसकी हो गई, शेयर मार्केट की। तो इंडिया में भी दो बड़ी शेयर मार्केट है, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक वन ऑफ द शेयर मार्केट इंडिया की, ओल्डेस्ट इन एशिया है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो शेयर मार्केट की वैल्यू है, अब क्या होता है, शेयर मार्केट की एक वैल्यू निकाली जाती है कि शेयर मार्केट की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, ये नापने के लिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे यहाँ पर जो कंपनीज रजिस्टर्ड है जो अपने शेयर बेचना चाहती हैं, तो हो सकता है कई लोग इनके शेयर खरीदने आए। जो शेयर खरीदने आ रहे हैं वो क्या है, वो इन्वेस्टर्स है ना, वो इन कंपनी को पैसा दे रहे हैं और इनके कुछ हिस्सा ले रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो वो कौन हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए। अब इन्वेस्टर्स इसमें कुछ पैसा डाल रहे हैं, तो अब ऑब्वियसली अगर
खरीद ज्यादा हो रही है तो ये बेचने वाली चीज क्या हो जाएगी, महंगी हो जाएगी। तो जितने ज्यादा शेयर्स बिकेंगे, हर शेयर की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, और शेयर की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो शेयर मार्केट की वैल्यू बढ़ती जाएगी। और अगर मान लो ये इन्वेस्टर्स शेयर ना खरीदें, या फिर इन्होंने जो शेयर खरीदे हैं वो बेच दें, तो यहाँ से क्या होगा, शेयर मार्केट घटने लगेगा। तो इसी चीज को नापने के लिए एक नंबर डिजाइन किया गया, ठीक है। एक डिपेंडिंग ऑन देयर परफॉर्मेंस एक नंबर आता है कैलकुलेट करके। तो वो नंबर अगर बढ़ रहा है तो मतलब शेयर मार्केट बढ़ रहा है, और वो नंबर अगर घट रहा है तो शेयर मार्केट घट रहा है। उसी नंबर को हम क्या कहते हैं, सेंसेक्स। सेंसिटिव इंडेक्स इसकी फुल फॉर्म है। तो सेंसेक्स अगर घट रहा है तो शेयर मार्केट की वैल्यू घट रही है, और सेंसेक्स अगर बढ़ रहा है तो शेयर मार्केट की वैल्यू बढ़ रही है। आम शब्दों में ये समझना है, अगर इन्वेस्टर्स पैसा लगा रहे हैं मार्केट में तो शेयर मार्केट की वैल्यू बढ़ेगी, और पैसा निकाल रहे हैं तो शेयर मार्केट की वैल्यू घटेगी। अगर देश में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, अगर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है मतलब कुछ पता ही नहीं चल रहा है कब कौन सीएम बन रहा है, कौन पीएम बन रहा है, मतलब बहुत तेजी से इंडिया के प्रधानमंत्री चेंज हो रहे हैं, कोई एक बंदा टिक कर प्रधानमंत्री बन ही नहीं पा रहा है। जैसे मान लीजिए बहुमत नहीं आ रही, मेजोरिटी नहीं आ रही, तो लोग कोइलिशन करके सरकार बनाते हैं। जैसे 1990s में चल रहा था, तो कोइलिशन करके आप सरकार बनाते हो, तो कल किसी एक पार्टी ने अपना सपोर्ट खींच लिया, आपकी सरकार गिर गई। तो इस चक्कर में क्या हो रहा था, कोई एक पर्सन अगर पावर में बैठेगा तभी तो वो डिसीजंस ले पाएगा, देश की गाड़ी आगे बढ़ा पाएगा। और अगर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी रहेगी, जो पीएम बैठा है उसको यही नहीं क्लियर है कि अगले 2 दिन बाद वो पीएम रहेगा या नहीं रहेगा, तो वो क्या डेवलपमेंट करेगा, वो तो अपनी गद्दी बचाने के बारे में सोचेगा। तो इन दैट केस जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको लगने लगता है भाई ये बंदे को अपनी श्योरिटी नहीं है, तो ये हमारी इकोनॉमी कैसे रन कराएगा। तो इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, शेयर मार्केट से पैसा खींचने लगते हैं, तो उस केस में सेंसेक्स गिरने लगता है। तो इस तरह से जब देश में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होती है तो आपका शेयर मार्केट घटता बढ़ता रहता है। तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी इज वन ऑफ द रीजन जब आपका सेंसेक्स बढ़ता या घटता रहता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब टैक्सेशन है ना, सॉरी वो तो फिजिकल पॉलिसी में आ गए। मॉनेटरी पॉलिसी बोले तो रेपो रेट वगैरह वाली जो चीजें आ जाती हैं कि रेपो रेट घटाना या बढ़ाना, वो किसका पार्ट है, मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है। तो इससे क्या डिपेंड करता है, बैंक के जो लोन रेट होते हैं, तो लोन रेट घटेगा या बढ़ेगा तो कॉमन सेंस कहता है कि भाई इससे इन्वेस्टमेंट पे असर पड़ेगा, या तो इन्वेस्टमेंट आएगा या जाएगा। तो फ्लक्चुएशंस इन्वेस्टमेंट में देखने को मिलेंगी। इकोनॉमी की कोई भी पॉलिसी चेंज होती है तो उसका असर आपको शेयर मार्केट पे हमेशा देखने को मिलता है, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी तो हो गई होगा, साथ में करेक्ट आंसर आपको पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी भी होगा। ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ, कई लोग रिलेट नहीं कर पाते कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी क्यों इसका रीजन है सेंसेक्स की फ्लक्चुएशन। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड बी, ठीक है। अच्छा, कई क्वेश्चंस में आपका रेन भी ऑप्शन में होता है, तो रेन को भी हम मानेंगे सेंसेक्स के घटने या बढ़ने का रीजन। क्योंकि रेन से क्या होता है, पता चला कि मान लो बारिश अच्छी हो गई तो उससे एग्रीकल्चर अच्छा होगा, एग्रीकल्चर अच्छा होगा तो एग्रीकल्चर वाली कंपनीज में शेयर ज्यादा बढ़ेगा, तो शेयर मार्केट उठेगा। और बारिश खराब हुई तो उससे एग्रीकल्चर का नुकसान होगा, तो एग्रीकल्चर वाली कंपनीज को भी घाटा हो सकता है, तो उससे भी शेयर मार्केट घट सकता है। तो हर एक फैक्टर से सेंसेक्स फ्लक्चुएट करता है, ठीक है। एक सिंगल फैक्टर नहीं, कई पचासों फैक्टर्स हैं। तो जनरली इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर ऑल ऑफ द अबव होता है। तो जब भी तुक्का मानो ऑल ऑफ द अबव। अब किसी का क्वेश्चन आया देन व्हाट अबाउट निफ्टी। तो जैसे कि निफ्टी का बेसिक सा मतलब यही है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो नंबर है उसे सेंसेक्स कहते हैं, जो घटता है या बढ़ता है उससे हम पता लगाते हैं। इसी तरह से जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसका भी एक इंडिकेटर है, उसका भी एक नंबर है, अगर वो नंबर बढ़ा तो मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मार्केट ऊपर जा रहा है, अदरवाइज नीचे जा रहा है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिस नंबर को यूज करता है उसे हम कहते हैं निफ्टी, ठीक है। जिस तरह से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स है, उसी तरह से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का क्या है, निफ्टी है, ठीक है। अच्छा, जो ये इंडेक्स है सेंसेक्स को कैलकुलेट करने के लिए ऐसा नहीं है कि सारी कंपनीज जो रजिस्टर्ड है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से सबकी वैल्यूएशन काउंट होती है। सिर्फ जो टॉप 30 कंपनीज है ना, सिर्फ टॉप 30 कंपनीज, उनकी वैल्यूएशन काउंट होती है इन सेंसेक्स, ठीक है। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में टॉप 50 की वैल्यूएशन काउंट होती है।
तो ये चीज याद रखिएगा, क्योंकि अभी रिसेंटली स्टेट पीसीएस, यूपी पीसीएस में एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो सेंसेक्स है वो निकालने के लिए वो कितनी कंपनीज की वैल्यू को यूज करते हैं, तो वो टॉप 30 को यूज करते हैं, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज टॉप 50 को यूज करता है। तब ये बताइए यहाँ तक इतनी चीजें क्लियर हैं या नहीं, फिर हम आगे बढ़े। काफी सारी चीजें एक साथ डिस्कस कर ली, कोई डाउट हो तो बताइए इन सब चीजों में। हाँ जी बताइए। क्लियर है, ऑल राइट। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रॉपिक्स 21 इज ए रेडीनेस एक्सरसाइज फॉर, मतलब किसकी एक्सरसाइज थी ट्रॉपिक्स 21? नेवल फोर्सेस की, एयर फोर्स की, यूएस मिलिट्री, इंडियन स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्सेस, किसकी थी? ये भी हम करंट अफेयर्स में डिस्कस कर चुके हैं, देखो आपका क्वेश्चन आ गया। ऑलराइट, थैंक यू मुझे, चलिए क्लियर हो गया। ट्रॉपिक्स 21 इज अ रेडीनेस एक्सरसाइज फॉर, किसकी एक्सरसाइज है ट्रॉपिक्स 21? ये हम क्वेश्चन कर चुके हैं करंट अफेयर्स में, नेवल फोर्सेस की। अगर आपको याद हो, हमने एक सी विजिल भी पढ़ा था, तो सी विजिल भी इसी ट्रॉपिक्स 21 में आता है। बाई एनियल, साल में 2 बार होने वाली एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, सबसे बड़ी एक्सरसाइज है नेवी की अपनी, तो ट्रॉपिक्स 21। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 95, सॉरी 94 था ना, हाँ 95। हेरिटेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट किस स्टेट के साथ जुड़ा हुआ है? हेरिटेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट हेरिटेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट बताइए किस स्टेट के साथ जुड़ा हुआ है? उड़ीसा करेक्ट आंसर है। जगन्नाथपुरी टेम्पल है उड़ीसा में, तो उसके अराउंड काफी ब्यूटिफिकेशन किया जा रहा है, डेवलपमेंट किया जा रहा है। जैसे ये कुछ प्लान है, ये आपका टेम्पल के अराउंड ये कुछ इस तरह से प्रोजेक्ट को, मतलब व्यू को ब्यूटीफाई किया जाएगा, तो इसी को कह रहे हैं हेरिटेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट। ये कहाँ का है? ये उड़ीसा में जगन्नाथपुरी टेम्पल है, वहां का है। क्वेश्चन नंबर 96, who holds the current Asian record in 1500 meter track event in women's category? बताइए, who holds the current Asian record in women's category, 1500 meter track event in women's category? बताइए जी। कोई आइडिया नहीं, कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअली पुरानी बात है, एशियन गेम्स शायद ये 2002 की बात है, तो इसकी विनर थी आपकी सुनीता रानी। ठीक है, सुनीता रानी का ये रिकॉर्ड है अभी तक का 1500 मीटर के इवेंट में, सबसे मिनिमम टाइम अराउंड 4 मिनट का कुछ टाइम था, उसमें इन्होंने पूरी रेस क्रॉस कर दी थी। ठीक है, वो रिकॉर्ड अभी भी होल्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 97, एक किताब है लल्लेश्वरी, उसके ऑथर बताने आपको, लल्लेश्वरी के ऑथर। प्योरली फैक्चुअल क्वेश्चन है इसमें, बस आंसर पकड़िए और आगे बढ़िए। अब आ जाते हैं कभी कभी हमें पढ़ना पड़ता है, ठीक है। अब ये है, इतना ध्यान रखना, इस तरह का क्वेश्चन अगर दोबारा कभी हो जाए तो बन जाना चाहिए। हाँ जी, सुनीता रानी इज द करेक्ट आंसर। अगर सुनीता रानी लगाया आपने तो अच्छी बात है, आपका आंसर ठीक है। एशियन गेम्स 2002 में उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया था। अब ये बताइए लल्लेश्वरी में आप लोग क्या लगा के हैं? लल्लेश्वरी में क्या लगाया आपने आंसर? बहुत बढ़िया, लल्लेश्वरी के लिए करेक्ट आंसर है मुक्ता नदी।
98 में पूछ रहा है स्किल इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च बाय द प्राइम मिनिस्टर इन विच ईयर। स्किल इंडिया मूवमेंट कब आया था? 12, 13, 14, 15, 12, 13, 14, 15। इसके लिए स्कीम भी बनाई गई थी, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ये इतना तो मैं आइडिया है, ये बीजेपी गवर्नमेंट की पॉलिसी है। इसको अभी जब गवर्नमेंट नई नई बनी थी तो उन्होंने स्किल इंडिया पे काफ़ी ध्यान दिया था, ठीक है। तो वो उनकी स्टार्टिंग ईयर्स की स्कीम है 2015, ठीक है। 2015 में स्कीम आई थी, पहले बजट में ही आ गई थी। क्वेश्चन नंबर 99, द फर्स्ट फोर्ट विच द ब्रिटिश कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया वाज। मॉडर्न हिस्ट्री, ब्रिटिश एरा से बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। एक कॉमन सा क्वेश्चन है, इसका आंसर हमें पता होना चाहिए। पहला फोर्ट जो उन्होंने बनाया था उसका नाम क्या था? पहला फोर्ट जो ब्रिटिश ने इंडिया में कंस्ट्रक्ट किया था उसका नाम क्या था? अलॉन्ग विद लोकेशन, वो कहाँ पर बनाया था? हाँ जी, पहला फोर्ट है आपका सेंट जॉर्ज फोर्ट, करेक्ट आंसर। कहाँ पर बनाया था ये भी बता दीजिए। हाँ जी, सेंट जॉर्ज फोर्ट, ये आपको मिलेगा मद्रास प्रोविंस, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ पैराडाइज लॉस्ट? पैराडाइज लॉस्ट के ऑथर का नाम बताइए। हाँ जी, पैराडाइज लॉस्ट के ऑथर का नाम बताइए। जॉन मिल्टन इज द करेक्ट आंसर। तो ये आज हमने पेपर कंप्लीट कर लिया। कल में भी क्लास ऑफ हो सकता है तो वो मैं उसका इन्फॉर्म कर दूंगा। अगर कल ऑफ होता है तो फिर मंडे से हम फिर से करंट अफेयर्स अपना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इनकेस अगर कल क्लास करेंगे तो हम कुछ जीके के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स के साथ साथ हमें वो जीके के टॉपिक्स भी याद करने हैं जो हमें याद करने में जहर लगते हैं, मतलब याद ही नहीं होते हैं। करने बैठो तो नींद आ जाती है, ना करने बैठो तो चिंता आ जाती है, ठीक है। तो उस तरह के टॉपिक्स अपने को करने हैं। तो वो सब मैं एक बार आपको याद करवा दूंगा, लेकिन आपको ध्यान क्या देना, आपको ध्यान देना उनके रिवीजन का। रिवीजन आपका रेगुलर होना चाहिए, रिवीजन किसी भी केस में किसी भी हाल में रुकना नहीं चाहिए। रिवीजन एक ऐसा पार्ट है, क्योंकि जो जनरली लोगों को क्या होता है, लगता है कि मेरे को आता है, एक बार पढ़ लिया उन्हें लगता है खत्म हो गया। नहीं, वहां पे खत्म नहीं हुआ। जब तक आप उस चीज को एग्जाम में परफॉर्म नहीं करके आएंगे आपकी ड्यूटी इनकम्प्लीट है। तो रिवीजन आपको हेल्प करता है चीजों को रिकॉल करने में, ठीक है। करंट अफेयर्स अभी हम सितंबर का डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। उससे पहले के ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ आपके करंट अफेयर्स। तो चलिए फिर आज का क्लास यहीं ऑफ करते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू जुमगे। ऑल राइट, गुड नाइट एवरीवन।